बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर एक बार फिर से। आज हम उपस्थित हैं एक अलग क्लास लेकर के, इतिहास का एक लेक्चर लेकर के। और आज इतिहास के लेक्चर में हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। एक बार अंत तक पूरी वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के बारे में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे देश के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हमारे देश के कितने नाम हैं। अनेकों नाम हैं हमारे देश के, जैसे कि भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। ऐसे ही हमारे देश के जितने भी नाम हैं उस सारे नामों के बारे में आज हमें पढ़ना है। और इन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका इतिहास क्या है, आज हमें ये जानना है। तो देखते हैं इसमें आगे। तो पहला हमारे देश का नाम है आर्यावर्त। आप सभी ने ये नाम सुना होगा, आर्यावर्त नाम। और आज हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, इसका इतिहास क्या कहता है। इसके इतिहास में देखिए, पहला पॉइंट, भारत का सबसे पुराना नाम। आर्यावर्त जो है हमारे देश का सबसे पुराना नाम है। आर्यों के द्वारा दिया गया था इस नाम को। और आर्य जो थे वो 1500 BC में मध्य एशिया से आए थे। यानी कि आर्य कुछ लोगों का एक समूह था जिनको आर्य कहा जाता है। और ये नाम आर्यावर्त आर्यों के द्वारा ही दिया गया था। और ये आर्य जो थे 1500 BC में मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्यों ने भारत में उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया। तो ये भी आवश्यक है कि आर्य जब भारत आए तो किस दिशा से आए, कहां से आए। तो आर्यों ने भारत में उत्तर पश्चिम भारत से प्रवेश किया। और जो उत्तर पश्चिम भारत से प्रवेश किया, और वो जो सेक्शन था, वो जो हिस्सा था भारत का, वो कौन सा था? कश्मीर एंड सिंध क्षेत्र। ये वाला जो हिस्सा था, इसी क्षेत्र से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। इन्हें सप्त सैंधव कहा जाता है, यानी कि आर्यों को सप्त सैंधव भी कहते हैं। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में उत्तरी राजस्थान, पूर्व में पश्चिमी गंगा घाट, पश्चिम में अफगानिस्तान तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहा जाता है। अब देखिए, आर्यावर्त के रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्तमान भारत के मानचित्र में जो उत्तर में कश्मीर है और दक्षिणी में दक्षिण दिशा में जो उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है, पूर्व में जो पश्चिमी गंगा घाट है और पश्चिम में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे रीजन को आर्यावर्त का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आर्य लोगों ने शासन किया और इसी पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। एक बार मानचित्र के जरिए देख लेते हैं कि हमारा जो देश है आर्यावर्त वो कितना हुआ करता था। तो इसमें आप जो ये वाला रीजन देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है ये लगभग आर्यावर्त का पूरा रीजन है। उत्तर में कश्मीर हमने पढ़ा, पूर्व में पश्चिमी गंगा घाट और दक्षिण में उत्तरी राजस्थान। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हमें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो जो भी हमने इसमें पॉइंट्स पढ़े हुए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। और अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स आप बना सकते हैं। नोट्स बनाना एक बहुत ही उत्तम विकल्प होता है किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए। तो आगे देखते हैं, हमारा अगला नाम क्या है हमारे देश का। अब देखिए, इससे पहले ये और देख लेते हैं कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ था वो उनका दिशा क्या था। लगभग इस रीजन को मध्य एशिया कहा जाता है। और इस मध्य एशिया से कुछ इस रूट से होकर के आर्य भारत में प्रवेश किए। यहाँ पर आप ये मानचित्र देख पा रहे हैं, जो इतना ये वाला हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा देश का हिस्सा है भारत का। और यहाँ पर इस रूट से होते हुए आर्य आए और आर्यों ने इस दिशा से भारत में प्रवेश किया। तो ये आर्यों का भारत में आगमन का रूट आपको समझ में आ गया होगा मानचित्र के हेल्प से पूरा का पूरा। अब देखिए अगला, हमारा जो अगला नाम है दूसरा, ये भी आप लोग जानते हैं, अगला नाम है हमारा भारतवर्ष।
तो भारतवर्ष देखिए, कहा जाता है कि भारतवर्ष जो हमारे देश का नाम है, इसके दो स्रोत हैं, इसके दो मुख्य स्रोत माने जाते हैं। कौन कौन से दो स्रोत हैं? एक है महाभारत कथा और दूसरा है जैन पौराणिक कथा। महाभारत में हम सभी ने पढ़ा हुआ है सम्राट भरत के बारे में, और हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि महाभारत में जो सम्राट भरत थे उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और अभी हम वर्तमान में भारत के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वाला जो दूसरा वाला जो स्रोत है, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है लोगों को, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन पौराणिक कथा के अनुसार भी भारतवर्ष नाम बताया जाता है। ये क्या कथा है ये भी जान लीजिए। जैन पौराणिक कथा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और ऋषभदेव की 2 संतानें थी, और उन दोनों संतानों में एक संतान थी भरत और दूसरी संतान का नाम था गोमटेश्वर। तो जो पहली संतान थी भरत, कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो कुल मिलाकर के हमने इसमें जाना कि भारतवर्ष नाम के 2 स्रोत कहे जाते हैं। पहला है महाभारत कथा, और महाभारत कथा में सम्राट भरत के नाम के बारे में हम जानते हैं, और ये हमने काफी समय पहले भी पढ़ रखा है। दूसरा जो है जैन पौराणिक कथा, और जैन पौराणिक कथा के अनुसार जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जिनका नाम था, उनके पुत्र भरत के नाम पर कहा जाता है कि अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला तीसरे नंबर पर हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। आज के लिए काफी चर्चा में भी रहा हिंदुस्तान नाम, गदर मूवी की वजह से काफी इंटरेस्टिंग। तो हिंदुस्तान जो नाम है, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान नाम के इतिहास को जानने के लिए आपको यहाँ पर मानचित्र में हमारे भारत देश का जो मानचित्र दिखाया गया है, इस मानचित्र में आपको ये वाली जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो लाइन है ये एक नदी है, और इस नदी को हम वर्तमान में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। तो देखिए, भारत के मानचित्र को आपको याद रखना है और ये इंडस रिवर को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि हिंदुस्तान नाम का इतिहास क्या है। देखिए, 518 बीसी में, डेट भी आप याद करते चलेंगे, 518 बीसी में ईरानियों द्वारा भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ। यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो हिंदुस्तान नाम का आप इतिहास जान रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ, और तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए, 518 बीसी में ईरानियों द्वारा भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, इतना। अब देखिए, जो ईरान है, देश का नाम जो है अभी वर्तमान में, ईरान में एक वंश था। जैसे भारत में आपने मुगल वंश के बारे में पढ़ा होगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, और भी कई सारे इतिहास में आपने पढ़े हैं। उसी प्रकार से ईरान में भी एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था हखामनी वंश, और उसके डेरियस प्रथम, जिसे हिंदी में दारा प्रथम के नाम से जानते हैं, उनके शासन काल में भारत पर आक्रमण हुआ। ध्यान रखेंगे, ईरान के एक हखामनी वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम भी कहते हैं उन्हें, और उन्हीं के शासन काल में ईरानियों के द्वारा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ। कोई ऐसा पहला विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब जब वो आक्रमण करने के लिए आए तो ईरान जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है भारत के मानचित्र के अनुसार। तो उत्तर पश्चिम दिशा से जब ईरान वाले ईरानी आए तो उन्हें इंडस रिवर को पार करना पड़ा। इंडस के जो पार का क्षेत्र था वो दूसरी तरफ का क्षेत्र था। इंडस या फिर हम ऐसे हिंदी में देखेंगे तो सिंधु नदी जिसे कहते हैं, तो सिंधु को ईरानी लोग इंदु कहा करते थे, और इंदु से उन्होंने सिंधु नदी के आगे का जो स्थान था उस स्थान को नाम दे दिया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से बन गया हमारा नाम,
हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, सिंधु नदी को ईरानी लोग कहा करते थे हिंदू। अब ईरानी क्यों कहा करते थे? क्योंकि ईरानियों ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया हखामनी वंश के डेरियस प्रथम के शासनकाल के दौरान। फिर इंदु के नाम से उन्होंने इंदु यानी कि सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्र को कहा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से हमारे देश का नाम बन गया हिंदुस्तान। तो ध्यान रखेंगे हम ये सभी। तो देखते हैं अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अगला नाम है हमारा इंडिया। तो देखते हैं इंडिया नाम का इतिहास क्या है। इंडिया नाम के इतिहास के बारे में हमें जानना होगा अलेक्जेंडर्स एम्पायर के बारे में, यानी कि जो अलेक्जेंडर, जैसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, सिकंदर का एम्पायर कितना था, यानी कि एम्पायर का मीन्स हिंदी में साम्राज्य। तो सिकंदर का साम्राज्य क्या था और सिकंदर का इंडिया से क्या संबंध है, देख लेते हैं। ये जो आप पिंक रीजन में देख रहे हैं, ये जो पिंक रीजन है, ये पूरा का पूरा वो क्षेत्र है जहां पर सिकंदर ने शासन किया। तो देखिए ये जो पिंक रीजन आप देख पा रहे हैं, इस पिंक रीजन में पूरा का पूरा सिकंदर का शासन था, पूरा का पूरा सिकंदर का साम्राज्य था। और देखते हैं यूनानियों द्वारा भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। पहले विदेशी आक्रमण के बारे में हमने पढ़ा, ईरानियों ने किया था। हखामनी वंश के जो डेरियस प्रथम शासक हुआ करते थे, उनके शासनकाल के दौरान हुआ था। और वहीं दूसरा आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था भारत पर। ग्रीस को हम यूनान के नाम से ही जानते हैं, ग्रीस या यूनान बात एक ही है। मकदूनिया नाम के स्थान पर एक शासक, ग्रीस में एक स्थान था, इसे समझिए। ग्रीस जिसे हम यूनान भी कहते हैं, और उसी यूनान में एक स्थान था और उस स्थान का नाम था मकदूनिया। और मकदूनिया नाम के स्थान पर एक शासक था, उस शासक का नाम था फिलिप, और फिलिप का एक बेटा था। फिलिप का एक बेटा था और उस बेटे का नाम क्या था? अलेक्जेंडर, जिसे हिंदी में हम सभी सिकंदर के नाम से जानते हैं। सिकंदर ने क्या किया? 326 बीसी में आक्रमण किया भारत पर। ध्यान रखेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो भारत वाला हिस्सा है, इस भारत वाले हिस्से से पहले ही यानी कि यहां तक का जो साम्राज्य था वो सिकंदर के पास था, लेकिन भारत में उसका साम्राज्य नहीं है। आक्रमण किया था लेकिन वहां साम्राज्य नहीं अपना स्थापित कर पाए। अब देखिए 326 बीसी में जब आक्रमण किया गया तो जो ग्रीक्स थे यानी कि जो आक्रमण करने आए थे, ग्रीक्स ने इंडस को, जो हमने अभी बताया था कि यहाँ पर एक नदी है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी को हम जानते हैं इंग्लिश में इंडस रिवर के नाम से, इंडस रिवर के नाम से। तो इंडस के आधार पर इस स्थान को इंडिया का, जिस प्रकार से ईरानियों ने सिंधु नदी से बनाया इंदु, इंदु से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान, ठीक उसी प्रकार से यूनानियों के द्वारा बनाया गया इंडस रिवर के आधार पर इंडिया। तो ध्यान रखेंगे ये भारत का चौथा नाम हमने जाना इंडिया के। इंडिया का इतिहास क्या था, देखते हैं आगे अगला नाम क्या है। देखिए अगला नाम है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप नाम के बारे में जान लेते हैं। जम्बू द्वीप नाम के लिए जम्बू द्वीप जो नाम है वो कैसे पड़ा हमारे देश का। देखिए अशोक के अभिलेखों से सबसे पुराने अभिलेख, जम्बू द्वीप नाम का जो स्रोत है, और वो स्रोत है अशोक के अभिलेख। आपने भारत में एक सम्राट के बारे में सुना है, सम्राट अशोक के बारे में आपने कहानियां पढ़ी होंगी छोटी छोटी कक्षाओं में, अशोक की कहानियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसी अशोक के अभिलेखों से हमें जम्बू द्वीप नाम का पता चलता है। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो इतिहास में सबसे पुराने अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस माने जाते हैं कि ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं पूरे के पूरे इतिहास के।
तो देखिए ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में ये अभिलेख लिखे गए। अब क्योंकि अभिलेखों के बारे में चर्चा हो रही तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। तो ध्यान रखेंगे दो लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में पढ़े गए। ये भी चीज ध्यान रखेंगे। 1837 में हम जानते हैं भारत में जो ब्रिटिश शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसी शासन काल के दौरान एक अंग्रेज जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सन 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया सफलतापूर्वक। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मानचित्र है, कहा जाता है अशोक का जो साम्राज्य था वो सिकंदर से भी बड़ा था, सिकंदर से भी महान था। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जम्बू द्वीप कितना है। देखते हैं जम्बू द्वीप नाम के बाद जो पांचवा नाम है हमारे देश का, और इस पांचवें नाम के बाद अगला नाम देखते हैं। अगला नाम क्या है? अगला नाम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इतिहास में है, जिसका नाम है येनतू। येनतू नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखेंगे येनतू नाम दिया गया था चीनी यात्रियों के द्वारा। चीन से कुछ यात्री आए और उन यात्रियों ने हमारे देश का नाम येनतू रखा, येनतू बताया। तो ये हमारे टोटल 6 नाम थे हमारे देश के, जिसके इतिहास के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं आगे वीडियो में क्या है। आगे हमें जानना है भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में, क्योंकि अगली वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोतों को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा भाग होगा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में वे सारी चीजें आ जाएंगी जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से खुदाई में या भौतिक रूप से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि पहले नंबर पर अवशेष, ध्यान रखेंगे पहले नंबर पर क्या है? अवशेष। दूसरे नंबर पर अभिलेख, तीसरे नंबर पर स्मारक, चौथे नंबर पर मूर्तियां, पांचवें नंबर पर सिक्के और अगला छठवें नंबर पर मोहरें। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं किसी न किसी रूप से हमें खुदाई में ही प्राप्त होती हैं। जहां भी इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए लोग जुटे होते हैं तो उन्हें ये सारी की सारी चीजें जब खुदाई से प्राप्त होती हैं तो इन्हीं सारी की सारी चीजों को नाम दिया गया है पुरातात्विक स्रोत। दूसरी ओर हम देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अर्थ हो जाएगा जो कि साहित्य से संबंध रखते हैं, साहित्य से संबंध रखते हैं यानी कि बुक्स के बारे में सारी की सारी चीजें। यानी कि अगर हमें किताबों से कोई कुछ पता चल रहा है या किसी न किसी प्रकार के किसी अभिलेख से पता चल रहा है तो वो सारी की सारी चीजें साहित्यिक स्रोत के अंदर आएंगी। तो साहित्यिक स्रोत को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है गैर धार्मिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत में पहले नंबर पर आता है, धार्मिक स्रोत में भी हमने से 3 भागों में बांट लिया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा बौद्ध ग्रंथ, तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा जैन ग्रंथ। ध्यान रखेंगे साथियों, धार्मिक स्रोत 3 भागों में हमने बांटे, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में हम जानते हैं वेद के बारे में, ब्राह्मण के बारे में और उपनिषद के बारे में और पुराण के बारे में और वेदांग के बारे में और अरण्यक के बारे में, अरण्यक के बाद सूत्र, सूत्र के बाद धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र के बाद आ जाएगा महाकाव्य। तो ये सारे के सारे स्रोत धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं।
जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ में वेद हैं और वेदों की संख्या 4 है, उसी प्रकार से बौद्ध ग्रंथ में पिटक हैं और इन पिटकों की संख्या 3 है और इन तीनों पिटकों को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। इनमें से पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। जैन ग्रंथ में इसी प्रकार से जैन ग्रंथ के जो जैन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ में तो कई सारी चीजें आ गई, जैसे वेद 4 होते हैं, ऐसे बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक थे जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से जैन जो ग्रंथ होते हैं उन्हें आगम कहा जाता है और उन सारे के सारे जैन ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन है, सबसे जो पुराना है, उसका नाम है पुव्वो। पुव्वो नाम का जो ग्रंथ है जिसे आगम कहा जाता है, ये सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अगर बात करें कब लिखे गए, तो ये 6वीं शताब्दी में लिखे गए थे सारे के सारे जैन ग्रंथ। अब चर्चा करते हैं गैर धार्मिक स्रोतों की। अब ये सारे के सारे जो स्रोत थे ये धर्म से संबंधित थे, इसीलिए धार्मिक स्रोत। ये धर्म से संबंधित नहीं है, इसीलिए गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं? जैसे कि चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी महाभाष्य, मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका, चरक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई चरक संहिता, विष्णु शर्मा के द्वारा एक पुस्तक, बहुत ही फेमस पुस्तक, बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस होती है, ये पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी आपने भी बचपन में पढ़ी होगी। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की पुस्तक जो लिखी गई, और एक और फेमस पुस्तक कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सारी की सारी पुस्तकें आ जाती हैं गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे देश में बहुत सारे यात्री यात्रा करने आ रहे थे, तो उन्होंने भी भारत देश के बारे में कुछ न कुछ चीजों के बारे में बताया, और वहां से जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उन्हें हम विदेशी यात्रियों के विवरण में रख देते हैं। विदेशी यात्री भी मुख्य रूप से 3 यात्रियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 यूनानी यात्री जो यूनान से आए, दूसरे चीनी यात्री जो कि चीन से आए, और तीसरे मुस्लिम यात्री जो कि ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे क्षेत्रों से आए। अब यूनानी यात्री जो थे मेगास्थनीज, टेशियस और हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो जो यूनानी यात्री थे मेगास्थनीज, टेशियस और हेरोडोट्स, इन तीनों ही यात्रियों ने भारत देश के बारे में कुछ ना कुछ चीजें बताई, और वहां से जो हमें जानकारी मिलती है, तो इसीलिए हम इसे भी इतिहास का एक स्रोत मानते हैं। चीनी यात्रियों में कौन कौन था? फाहियान था, ह्वेन सांग, सुंग युंग और इत सिंह। ये 4 जो थे ये चीनी यात्री थे। मुस्लिम यात्रियों में नाम याद रखेंगे इब्न बतूता, 2 नंबर पर अल बरूनी, 3 नंबर पर अल मसूदी और 4 नंबर पर फिरदौसी। तो ये सारे के सारे आप नाम याद रखेंगे, इतिहास के स्रोत हैं सभी। तो इतिहास काफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आप एक इंटरेस्टिंग वे में जहां भी मानचित्र की आवश्यकता होगी वहां मानचित्र के जरिए, और जहां भी नोट्स की आवश्यकता होगी वहां नोट्स के जरिए आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। और ये जो इतिहास है ये एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आगे हम कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर के आएं। तो इतिहास में हमारे साथ बने रहिएगा, और इसी के साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे अपने चैनल पर लाएंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद।